बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो है बाइनोमियल थ्योरम और दूसरा है पास्कल्स ट्रायंगल। सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम पास्कल्स ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम पर बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने बहुत सारा काम किया हुआ है, मगर इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है जो कि आपकी बुक में दी गई है, यानी कि इसको जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ते हैं, इसका तमाम क्रेडिट जो है वो आइजैक न्यूटन को जाता है। तो फिर इसके बेसिक जो बानी है, जिसको आप समझ सकते हैं कि इसका सिस्टमेटिक तरीके से बनाने वाला जो है वो आइजैक न्यूटन ही है। तो ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री होगी। अब हम इसको समझते हैं कि इसको किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम में वर्ड जो बाइनोमियल है, इसका छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। बाई का मतलब होता है टू, नॉमियल मीन टर्म्स। नॉमियल का वर्ड जो है वो एक्चुअली नोमेन से आया हुआ है, इसका मतलब है नेम और टर्म। सो बाइनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स। और इसी तरह से फिर मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म वाला, जैसे कि ये इस तरह से सिंगल टर्म दिए गए हों तो हम उसे मोनोमियल कहते हैं। और इसी तरह से जैसे मैं बता चुकी हूँ, बाइनोमियल यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स दी गई हों और वो टू टर्म्स या ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो इनको बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से एक्सप्रेशन में अगर थ्री टर्म्स दे दी गई हों तो फिर उनको ट्राइनोमियल कहेंगे। सो अगर n टर्म्स तक इन्वॉल्व हो तो हम इसे मल्टीनोमियल भी कहेंगे। और मल्टीनोमियल का मतलब होता है ऐसी टर्म्स जो n टर्म्स तक जा रही हों, ठीक है। यानी कि n टर्म्स तक अगर टर्म्स ऐड हो रही हों, सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उसको हम मल्टीनोमियल कहेंगे। वैसे तो हम इसे पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, बट दे आर स्पेसिफिक फॉर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड मल्टीनोमियल इज आल्सो वन टाइप ऑफ पोलिनोमियल. So actually both terms multinomial and polynomial have same sense in general. अच्छा, एक और ज़रूरी बात है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं ये इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, मगर ये बात आप याद रखें, इसमें पावर जो है एक तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और दूसरा होल नंबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखें, पावर जो है वो होल नंबर्स हैं और इसके अलावा पॉजिटिव है। यस, नेगेटिव के ऊपर भी और इसके अलावा फ्रैक्शनल पावर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी कि हम उनके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो नेक्स्ट जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जब इस तरह से पावर्स आएंगी जिनमें नेगेटिव नंबर होगा या वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगी, ऐसी पावर्स के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम किस तरह से अप्लाई होता है वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ऐसी बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस पर जिनकी पावर पॉजिटिव हो और होल नंबर हो। अब ये देखें, ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको दो भी टर्म्स दे दी गई हो और उनकी पावर कोई भी होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर हो, तो आप इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ए और बी की जगह पर कोई भी टर्म्स हो सकती हैं और एन की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, मगर वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इनको आप NC0, NC1, NC2 शॉर्ट टर्म में इस तरह से पढ़ेंगे। एक्चुअली जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्चुअली होता ये है N चूज़ 0, N चूज़ 1, N चूज़ 2, लेकिन आप इसको शॉर्ट टर्म में NC0, NC1, NC2, NCn-1 और NCn पढ़ेंगे। अब मैं जैसे इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। n यहाँ पर N4 है तो हम लिखेंगे 4 0, और जो पहली टर्म है a, इसके ऊपर 4 पावर आ जाएगी और b के ऊपर 0 पावर आ जाएगी। इसी तरह से 4 1, a के ऊपर 1 पावर कम होती जाएगी, 3 हो जाएगी और b के ऊपर 1 पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह से 4 2, और a के ऊपर एक और फर्दर पावर कम हो जाएगी 2, और b के ऊपर भी पावर बढ़ जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से फिर यहाँ पर इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी और ये लास्ट पे टर्म आ जाएगी। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर करें कि अगर फर्स्ट टर्म जो हमारे पास ए टर्म थी उसमें सबसे पहले पावर 4 थी और दूसरी टर्म के ऊपर पावर 0 थी। अब पहली टर्म की पावर कम होती जा रही है, ठीक है, फाइनली ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगी, और जो दूसरी है बी, उसकी पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होकर बढ़ती जा रही है और ये फाइनली जाकर 4 पर, यानी कि जो पावर है एक्चुअली हमारे एक्सप्रेशन की, वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इसमें साइमल्टेनियसली दो काम हो रहे होते हैं। एक टर्म की पावर जो है वो कम हो रही होती है और दूसरी टर्म की जो पावर है वो बढ़ रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ये प्रॉपर्टी भी है
कि इन दोनों टर्म्स की पावर को ऐड करें तो जो हमारे क्वेश्चन या एक्सप्रेशन की एक्चुअल पावर है उसकी इक्वल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखें 3 + 1 जो है ये 4 के इक्वल ही आता है। इस तरह से यहाँ पे भी 2 + 2 4 के इक्वल आता है और 3 + 1 जो है वो भी 4 के इक्वल आता है। इनके ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है बाइनोमियल थ्योरम की। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है जो MCQs के तौर पर भी आती है कि जितनी हमारे जो एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो उसकी पावर होगी उससे एक नंबर ज़्यादा जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे उसकी टर्म्स होंगी। जैसे ये देखें यहाँ पे 4 पावर है, जो कि जब हमने इसको एक्सपेंड किया है तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो देखें 5 होंगी, 1 2 3 4 5। और इसी तरह से अगर 4 जब 5 होता तो हम एक्सपेंड करते तो उसकी 6 टर्म्स आती। और इसी तरह से अगर 2 एक्सप्रेशन की पावर जो है वो n हो तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास n + 1 टर्म्स आएंगी, यानी कि जो भी पावर होगी उससे एक टर्म ज़्यादा हो जाएगी जब भी हम उसको एक्सपेंड करेंगे। अब हम ये वाला जो बाइनोमियल थ्योरम है ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अगर यहाँ पर n की जगह पे 0 हो तो आपको पता है जब भी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। और इसी तरह से फिर उसकी पावर 1 हो तो हमारे पास a + b ही रह जाएगा, क्योंकि 1 पावर है, a के ऊपर भी 1 पावर आ गई, b के ऊपर भी 1 पावर आ गई। a + b होल स्क्वायर हो तो ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही है, a² + 2ab + b²। और उसी तरह से फिर a + b की पावर 3 हो तो इस तरह से एक्सप्रेशन ओपन होता है, a + b की पावर 4 हो तो फिर इस तरह से एक्सप्रेशन ओपन होता है। अच्छा, ये बाइनोमियल थ्योरम जो है इन तमाम फार्मूलाज को सेटिस्फाई करता है। जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए ओपन करते हैं तो हमारे पास ये ही आंसर आएंगे। और जो फॉर एग्जांपल हम a + b² की बात कर लेते हैं, जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए ओपन करेंगे n की जगह पर 2 लिख लेंगे और जब हम इस तरह से ओपन करेंगे तो फिर सबसे पहले a की टर्म जो होंगे n है वो 2 आएगा और b क्योंकि पावर 0 है तो वो 1 आ जाएगा। और ये जो यहाँ पर NC0 है ये एक्चुअली इसका कोफिशिएंट बताएंगे, यानी कि जो ये NC0 है ये इसका कोफिशिएंट बताएंगे। और इस तरह NC1 जो है वो इसका कोफिशिएंट जो कि 2 है वो इसके इक्वल आ जाएगा और NC2 जो है वो फिर इसका कोफिशिएंट अगेन 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो NC1 NC2 NC3 NCN वगैरह हैं ये तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट को शो करते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स के कोफिशिएंट आएंगे। तो फिर जैसे ही आप ये बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस को ओपन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये फार्मूलाज इनको सेटिस्फाई करते हैं। अब हम पास्कल्स ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। जब ये पास्कल ट्रायंगल्स का क्या सीन है, यानी कि पास्कल एक मैथमेटिशियन था, उसने नोट किया कि जब हम इन एक्सपेंशंस को ओपन करते हैं तो इनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक ख़ास पैटर्न से, जैसे यहाँ पे 1 है फिर 2 है फिर 1 है, इसी तरह से यहाँ पे 1 है या 4 है, ये 6 है, ये 4 है, फिर इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। इनके ये जो तमाम कोफिशिएंट्स हैं ये एक ख़ास पैटर्न से आ रहे हैं, इनके अरेंजमेंट जो है एक ख़ास पैटर्न से है। अब इन एक्सप्रेशंस में देखिए सबसे पहले जिसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अब ये जो दूसरे हैं एक्सपेंशन, इससे जो कोफिशिएंट है वो आगे से 1 1 है। अब इनके कोफिशिएंट देखें, इनके a + b² का जो एक्सपेंशन है इसके कोफिशिएंट देखें। अब यहाँ पे एक 1 है, ये 2 है और ये 1 है। उसने कहा कि अगर हम इस 1 और इस 1 को एज इट इज़ ही आगे लेके चलें, ठीक है, यहाँ पे भी इस 1 को एज इट इज़ आगे लेके चलें और इस 1 और इस 1 को हम ऐड करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। फिर आप अगेन नेक्स्ट में देखें कि इस 1 और इस 1 को एज इट इज़ आपने आगे लेकर जाना है, ठीक है, और इसके बाद आपने इस 1 और इस 2 को ऐड करना है और हमारे पास आ जाएगा 3 और अगेन इस 2 और इस 1 को आपने ऐड करना है तो हमारे पास 3 आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा 1 3 3 1 जो कि एक्चुअली इसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है। अब हम इस देखते हैं कि क्या इसके कोफिशिएंट फर्दर बनते हैं इसी ट्रायंगल में। फिर उसी तरह से देखिए इस 1 को एज इट इज़ आपने आगे लेके जाना है और यहाँ पे इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। ये देखिए इस 1 को एज इट इज़ हम आगे ले गए और यहाँ पे देखिए अब 1 और 3 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर इस 3 और इस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर इस 3 और इस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, तो वही चीज़ आ गई ना 1 4 6 4 एंड 1।
अब हम इस ट्राइंगल को फर्दर आगे लेके जा सकते हैं उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। ये जो साइड्स वाले 1 हैं ये एज इट इज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे भी 1 एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। अब हमने जो दरमियान वाली टर्म्स हैं इनको ऐड करते जाने हैं। 4 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी 4 और 6 आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पे जनाब फिर अगेन 6 और 4 आ जाएगा हमारे पास 10, 4 और 1 ये हमारे पास आ जाएगा 5। और इस तरह से आप ये जो ट्राइंगल है ये पास्कल्स ट्राइंगल ये फर्दर आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा पास्कल ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम दोबारा से छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। अब ये जो पावर है उसको हम n से शो करते हैं। जब हम सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, इसी तरह से n की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के हम पास्कल ट्राइंगल बनाते जाते हैं। अब आपको पता है n अगर 0 हो जाए तो a प्लस b की पावर 0 हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ हो उसकी पावर 0 हो जाए तो 1 आता है। तो इसका मतलब है पास्कल ट्राइंगल हमने 1 से स्टार्ट करनी है। सो जैसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, जब n की वैल्यू 1 होगी तो फिर यहाँ पर a प्लस b रह जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1a प्लस 1b होगा, तो ये कोफिशिएंट दोनों 1 1 होंगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में ये दो 1 1 आ जाएंगे जब n की वैल्यू 1 होगी। अब देखिए जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में फिर ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे भी ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा और दरमियान में ये दोनों ऐड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2। अब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये वाला 1 एज इट इज़ आगे आ जाएगा, उसी तरह से ये चलता जाएगा और यहाँ पे भी ये 1 एज इट इज़ आगे चल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। और फिर हमने दरमियान में लिए दोनों को 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर ये 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। अब अगर n की पावर 4 हो जाए तो उसी तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 1 तो एज इट इज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला 1 भी एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा और फिर जनाब ये 1 और ये 3 4 बन जाएगा, ये 3 और ये 3 बन जाएगा 6, ये 3 और ये 1 बन जाएगा 4। अब उस तरह से नेक्स्ट स्टेप में अगर पावर 5 हो जाए, n की वैल्यू 5 हो जाए, यानी कि a प्लस b की पावर n में n की जगह पे 5 आ जाए तो फिर कोफिशिएंट क्या होंगे, ये 1 तो फिर एज इट इज़ ही नेक्स्ट स्टेप में आएगा और ये वाला 1 भी एज इट इज़ ही नेक्स्ट स्टेप में आएगा और उसी तरह से ये 1 और 4 5 बन जाएगा, ये 4 और 6 10 बन जाएगा, ये 6 और ये 4 10 बन जाएगा, 4 और 1 5 बन जाएगा। अब अगर n की जगह पे 6 आ जाए तो फिर क्या होगा, अब उसी तरह से ये जनाब 1 तो एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा और इधर भी ये 1 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और फिर उसी तरह से दरमियान में 1 और 5 बन जाएंगे 6, 5 और 10 बन जाएंगे 15, 10 और 10 20 और 10 और 5 15 और फिर 5 और 1 अगेन 6। तो ये जनाब हमारे पास का ट्राइंगल बन जाएगी। अब हम इस ट्राइंगल की हेल्प से जब भी कोई फार्मूला ओपन करेंगे उसकी पावर कुछ भी हो, हम उसकी कोफिशिएंट जो है वो यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्राइंगल। अब हमने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से सॉल्व करने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें कि हम ये तमाम क्वेश्चन जो हैं सिर्फ पास्कल ट्राइंगल्स की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम का भी इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह से कि जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे, जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन ले लें, इसमें ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। अब जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो हम ये वाली टर्म्स जो हैं वो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से लिखेंगे और ये जो साथ उनके कोफिशिएंट हैं NC0, NC1, NC2, ठीक है, इनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन के फार्मूला से हल करने की बजाय यानी कि इनकी जगह पर हम ये जो पास्कल ट्राइंगल के ये कोफिशिएंट हैं वो यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी पावर क्या है, यानी कि n 5 है, n = 5 है, तो फिर इसका मतलब है ये वाले कोफिशिएंट हमने चूज़ करने हैं जो कि हैं 1 5 10 10 5 1। तो अब हम इनको लिखेंगे कैसे, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1। अब इसके बाद क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हर एक कोफिशिएंट के साथ यानी कि 1 5 10 10 5 1 के साथ लिख दिया। ये देखें,
यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, हर एक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये जो ये एक्चुअली ए की जगह पर है और ये वाला एक्चुअली बी की जगह पर, ए प्लस बी, और 5 जो है एन की जगह पर है। तो फिर ये जो पहली टर्म है उसकी पावर हम 5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी पावर जो है वो कम होती जाएगी, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट पे हो जाएगी 0। और फिर अगेन बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सेकंड टर्म है इसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और ये बढ़ती जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में ये 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली इन तमाम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से छोटा सा रिकैप कर देती हूँ। ये जो कोफिशिएंट है ना 1, 5, 10, 10, 5, 1, ये मैंने पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से लिखे हैं और लिखते वक्त सबके साथ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, ये देखें। और फिर हर एक कोफिशिएंट के साथ इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, इस कोफिशिएंट के साथ भी इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, इस कोफिशिएंट के साथ भी, इस तरह से हर कोफिशिएंट के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखा। और लास्ट में मैंने क्या किया कि मैंने इसकी पावर 5 से स्टार्ट की, 5 फिर उसे कम करती गई, 4 फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर 5 से स्टार्ट करके कम कर करके 0 पर ले गई, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1 फिर आखिर पे 0। और साथ ही मैंने जो सेकंड टर्म थी उसकी पावर 0 से स्टार्ट की, ये देखें इसकी ये सेकंड टर्म इसकी पावर 0 से स्टार्ट की, फिर इसको मैं बढ़ाती गई 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और लास्ट में इसको मैंने 5 तक लेके जाना है। तो इस तरह से आपने बाइनोमियल थ्योरम और पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से ये सारी एक्सपेंशन कर ली है। याद रखें कि पास्कल ट्रायंगल में से सिर्फ आपको कोफिशिएंट मिलते हैं, ठीक है, जो कोफिशिएंट होते हैं वो ही सिर्फ पास्कल ट्रायंगल में से मिल सकते हैं, बाकी जो टर्म्स की एक्सपेंशन होती है वो आपने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ही लिखनी होती है। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, 2 के ऊपर भी 5 पावर आ जाएगी, √x के ऊपर भी 5 पावर आ जाएगी, और क्योंकि इस 1/√x की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका आंसर 1 होता है। अब ये देखिए इसका कोफिशिएंट 5 है, ये तो साथ ही रहेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी और √x के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी, और एक √x जो है वो डिनोमिनेटर में है, प्लस अब ये 10 आ जाएगा। और हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी और √x के ऊपर भी पावर जो है वो 3 आ जाएगी, और ये 1 और √x के ऊपर पावर 2 है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ही इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। अब इसकी टर्न है उसी तरह से 10 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब इनके ऊपर पावर जो है वो 2 है तो 2 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी, और इसको सेपरेट करेंगे तो √x के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी और 1 ओवर √x के ऊपर पावर आएगी 3। इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं और इस तरह से फिर 5 एज ए कोफिशिएंट आएगा और साथ 2 की पावर 1 है तो 2 एज इट इज़ आएगा, साथ √x की पावर भी 1 है और डिनोमिनेटर में √x के ऊपर है 4 पावर, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में ही इसके ऊपर 4 पावर लिख देते हैं। और अब लास्ट टर्म यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है ये जो 2 √x की पावर 0 है तो ऑब्वियसली ये 1 के इक्वल ही आएगा, तो इसकी जगह पे 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती है 1 ओवर √x और उसकी पावर है 5। अब नेक्स्ट टर्म में 2⁵ का मतलब है 32, इनकी इसको ओपन करें 32 आता है और ये साथ आएगा √x⁵5, और यहाँ पे 2⁴ इक्वल है 16 के, तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, और एक √x से डिनोमिनेटर में है और ऊपर 4 टाइम्स √x है तो ऑब्वियसली एक कट जाएगा तो हमारे पास √x की पावर 3 रह जाएगा। इसी तरह 2⁵3 का मतलब है 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो ये कट जाएंगे, 2 √x कट जाएंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में 1 √x रह जाएगा। और अब नेक्स्ट टर्म में 2 2 4 4 10 40, और यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में एक x √x रह जाएगा और ये न्यूमिनेटर के सारे √x कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर √x। अब ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ 10 आ जाता है, और न्यूमिनेटर में जो 1 √x है ये डिनोमिनेटर के एक √x के साथ कट जाएगा और डिनोमिनेटर में उनकी पावर 3 रह जाएगी, √x की पावर 3। और लास्ट टर्म में देखें कि ये इसी तरह से एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि हम √x को x⁵1/2 भी लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ √x है उसकी जगह पे हम x⁵1/2 लिखेंगे। जैसे पहले स्टेप में
पहले टर्म में 32 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 और उसकी पावर 5, तो ये आ जाएगा 5/2। और फिर इसी तरह से यहाँ पे भी 80 एक्स रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 80 एक्स अंडर रूट की जगह पे एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख लेंगे। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 1/2 ही आ जाएगा। और यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म में भी एक्स रेज टू पावर 3/2 आएगा। और यहाँ पे भी एक्स रेज टू पावर 5/2 आएगा, क्योंकि आपको ये मैंने पहले भी समझा दिया है कि अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 5 को अगर हम इस तरह लिखें, एक्स रेज टू पावर 1/2 अंडर रूट एक्स को हम इस तरह लिखें और ऊपर पावर 5 होगी, तो ये एक्स रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से लास्ट टर्म भी 1/x रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। एंड दिस इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें आप देखें पावर 6 है, तो फिर उसी तरह से पास्कल ट्रायंगल की हेल्प लेकर हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। ये जो पहला बॉक्स है ये आपको 0 के लिए, फिर ये 1 के लिए है, और फिर ये 2 के लिए, फिर ये 3, 4, 5 एंड 6। इसका मतलब है ये वाले कोफिशिएंट हम यूज़ करेंगे ये पावर 6 वाली ये एक्सप्रेशन को ओपन करने के लिए। ये बात याद रखें कि पास्कल ट्रायंगल हमेशा 0 n=0 से स्टार्ट होती है। आपने n=1 से स्टार्ट नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, हमेशा n=0 से स्टार्ट करनी है। फिर उसी तरह से फिर सेकंड वाला जो होता है 1 के लिए 2, 3, 4, 5 और ये फिर फाइनली 6 पावर के लिए कोफिशिएंट यूज़ होंगे। अब ये जो कोफिशिएंट हमारे पास आ चुके हैं, इन सब के साथ हमने प्लस प्लस का साइन लिख लेना है। अब देखिए इन तमाम कोफिशिएंट के साथ हमने प्लस प्लस के साइन लिख लिए हैं, यही आपका पहला स्टेप है। और अब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हर कोफिशिएंट के साथ लिखना है। चलें जी, अब हमने हर कोफिशिएंट के साथ ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, ठीक है। अब कोफिशिएंट और ये दोनों टर्म्स आपस में तीनों की तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, याद रखें। यानी कि ये कोफिशिएंट और ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, ये तीनों की तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी। अब यहाँ पर हम पावर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है पहले टर्म के ऊपर पावर जो है वो 6 से स्टार्ट होगी, जो हमें ओवरऑल पावर दी गई होगी वहीं से स्टार्ट होगी, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर ये पावर कम होती जाएगी, 5, 4, 3, 2, 1 एंड फाइनली ये 0 हो जाएगी। और जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म की पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और ये बढ़ती जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी फाइनली ये इस होल पावर के इक्वल आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये एज इट इज़ आएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x की पावर 6। और आपको पता ही है कि y/2 की पावर 0 है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इसकी पावर 0 है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 6 × 3 रेज़ टू पावर 5 ओवर x रेज़ टू पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा y/2, 2 को यहाँ से कट डाउन कर दें तो 3 आ जाएगा। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 4 है, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, यहाँ y² आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 4 बन जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में 23 रेज़ टू पावर 3 ओवर x रेज़ टू पावर 3 और y³, और उसी तरह से 2 के ऊपर 3 पावर आएगी, तो इसकी जगह पर हम 8 लिख लेंगे। 2 to 4, 4 to 8। अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, 15 एज इट इज़ आएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में x के ऊपर स्क्वायर आएगा, फाइनली y के ऊपर पावर 4 आएगी, और डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर पावर 4 आएगी, जो कि इक्वल होगा 16 के। अब हमारी ये वाली टर्म रह जाती है, यहाँ पर 6 है और 7 है 3, डिनोमिनेटर में x है, y की पावर 5 है, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5, जो कि इक्वल होगा 32 के। अब लास्ट टर्म में ये जो होगी टर्म वो इक्वल टू 1 होगी, और फिर हमारे पास यही टर्म रह जाएगी, और अब इसकी जगह पर हम लिखेंगे 64, तो यहाँ पर हम 64 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है, और लास्ट टर्म एज इट इज़ आएगी। एंड दिस इज़ आंसर। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे जो पावर है वो 7 है, तो पास्कल ट्राइंगल को देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 7 के लिए ये वाले कोफिशिएंट हम यूज़ करेंगे। अब इन तमाम कोफिशिएंट्स के साथ हमने प्लस के साइन लिख लिए हैं। अब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इन कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन तमाम कोफिशिएंट्स के साथ हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखें सेकंड टर्म के साथ ये माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फिर जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पर दरमियान में माइनस साइन हो, तो आपने वो सेकंड टर्म के साथ लिख लेना है। और इस तरह से अगर माइनस साइन शुरू में आए तो आपने फर्स्ट टर्म के साथ वो लिखना है। अब क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है तो इसलिए मैंने सेकंड टर्म के साथ माइनस साइन ज़रूर लगाया है। ये लगाना मत भूलिएगा, वरना मिस्टेक हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम बाइनोमियल थ्योरम को फॉलो करते हुए इनकी पावर लिखते हैं। अब आपको पता है इसकी टोटल पावर 7 है, तो फर्स्ट टर्म की पावर हम 7 से स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम इसकी पावर जो है वो कम होती जाएगी। 7 6 5, फिर नेक्स्ट में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट पे ये 0 पावर आएगी। और फिर सेकेंड टर्म की पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और ये बढ़ती जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस सेकेंड टर्म के ऊपर पावर 0 है, तो ऑब्वियसली इसके आंसर जो है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 raised to power 7 जो कि इक्वल है 128 के। और इसके बाद हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो बाहर माइनस का साइन आएगा और मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। और अब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी माइनस के ऊपर क्यूब है तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा। आपको पता ही है कि माइनस के ऊपर ऑड नंबर्स हों तो माइनस माइनस रहता है, इवन नंबर्स हों तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 14x raised to power 9 और लास्ट वाली टर्म 2 raised to power 0 का मतलब है 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। तो एक्चुअल हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाती है जो कि है -x raised to power 21/2 एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है और इसकी पावर है 5। तो हम फिर पास्कल ट्राइंगल में पास्कल ट्राइंगल में पावर 5 के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाले कोफिशिएंट बनते हैं। तो अब इन कोफिशिएंट को हम प्लस के साइन के साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म ये वाली है और सेकंड टर्म के साथ माइनस का साइन भी आएगा। अब इन दोनों टर्म्स को हम इन तमाम कोफिशिएंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने इन तमाम कोफिशिएंट्स के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और इस बात का अपने ख्याल रखना है कि सेकंड टर्म के साथ माइनस साइन भी आए। अब हमने क्या करना, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम इनकी पावर को एडजस्ट करना है। पहली टर्म ये वाली है, इसकी पावर हम 5 से स्टार्ट करेंगे। पहले 5 लिखेंगे, फिर इसको कम करते जाएंगे 5 4 3 2 1 और 0 तक लेके जाएंगे। और सेकेंड टर्म की पावर जो है वो 0 से स्टार्ट करके 5 तक लेके जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जनाब फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है x 5 to the 10 over y raised to power 10। अब इस वाले टर्म की वैल्यू आपको मालूम ही है 1 के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास यही आंसर आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस साइन आएगा, साथ 5 आएगा और तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसी तरह से इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अंडर रूट वाई के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर। तो हम अंडर रूट की जगह पे यूँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y 2/2। अब हम इस टर्म को लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ 10 x raised to power 4 y raised to power 4 एंड y अंडर रूट पावर 3 एंड x अंडर रूट होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के ऊपर पावर जो है 4 है तो ऑब्वियसली ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x² over y² y अंडर रूट
पावर 4 ओवर x अंडर रूट होल पावर 4। और अब लास्ट टर्म में आपको पता है इस टर्म के ऊपर पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। फिर हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन के ऊपर पावर 5 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और साथ आएगा y अंडर रूट होल पावर 5 ओवर x अंडर रूट होल पावर 5। अब जनाब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ ही आ जाएगी और सेकेंड टर्म तो हम यहाँ पर इस x को x की पावर 1/2 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगी तो इनकी पावर जो है वो हम कंबाइन करके यूँ लिख लेंगे। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ था x रेज़ टू पावर 15/2 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आएगा y रेज़ टू पावर 15/2। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में यहाँ 10 लगाना था जो शायद मुझसे मिस हो चुका है, यहाँ पे 10 लगा लें। और अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं और अब उससे नेक्स्ट टर्म में ये वाली वैल्यूज़ बचती हैं। अब सेकेंड लास्ट टर्म में ये देखें y अंडर रूट रेज़ टू पावर 4 का मतलब है y 1/2 रेज़ टू पावर 4 तो ये बन जाएगा 2 to 4 तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से आ जाएगा x स्क्वायर। तो एक्चुअली ये वाली टर्म बन जाएगी 5x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा y स्क्वायर और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आंसर सिर्फ 5 रह जाएगा। तो ये आंसर +5 आ जाएगा और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/2 ओवर x की पावर 5/2। एंड दिस इज़ आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। जस्ट टेक ए व्यू। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। ऑलरेडी आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि बायनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 टर्म्स आपके पास हों और उसके ऊपर पावर जो हो वो पॉजिटिव होल नंबर हो तो आप बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे जो NC0 या NC1 है यानी कि आपने कॉम्बिनेशन वाले फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लें, इसमें पावर 5 है तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं 5 तो आप कैसे इसे कॉम्बिनेशन फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1। या फिर अगर आपने n1 यानी कि 5 सॉल्व करना हो तो आप फिर इस तरह लिखेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि फिर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। लेकिन ये जो कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी होगी। पहले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगी कि कैलकुलेटर की हेल्प आपने कैसे लेनी है। वैसे तो ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा कि कैसे आप कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन वाले फार्मूलाज और परमुटेशन वाले फार्मूलाज सॉल्व कर सकते हैं। इवन देन मैं आपको इस पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें बस मैं आपको हिंट दे दूंगी। और बाकी प्रोसेस तो आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म को हमने जो पावर दी गई होगी उससे हमने स्टार्ट करना है और फाइनली उसको 0 तक लेके जाना है। और सेकंड टर्म जो आपको दी गई होगी उसको आपने 0 से स्टार्ट करके फाइनली उस पावर तक लेके जाना है जो हमें दी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। आपकी आसानी के लिए मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट करूंगी, यानी मैंने दरम्यान में प्लस का साइन लगा लिया है। अब ये फर्स्ट टर्म होगी और ये सेकंड टर्म होगी ताकि आपको भूले ना कि सेकंड टर्म के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट में आपको इस तरह बायनोमियल थ्योरम का रेफरेंस दे दे के समझाऊंगी और लिखूंगी, लेकिन इसके बाद मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करती जाऊंगी क्योंकि तब तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब सबसे पहले हमने ये टर्म लिखनी है, ये वाली। तो n की जगह पर मैं लिखूंगी 5 क्योंकि हमें 5 पावर दी गई है। तो लिखूंगी 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर 5 आएगी और सेकंड टर्म के ऊपर पावर 0। अब मैंने बायनोमियल थ्योरम की ये वाली टर्म बनानी है तो लिखूंगी 5 तो फर्स्ट टर्म की एक नंबर पावर कम हो जाएगी 4 और सेकंड टर्म की एक नंबर पावर बढ़ जाएगी 1 अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम। ये देख लीजिए, फर्स्ट टर्म की एक नंबर पावर कम होगी और सेकंड टर्म की एक नंबर पावर बढ़ गई है। अब हम ये वाली टर्म लिखेंगे, यानी कि 5 1 के बाद टर्न है 5 2 की टर्न आ जाती है
अब फर्स्ट टर्म की एक और पावर कम होकर 3 बन जाएगी और सेकंड टर्म की एक और पावर बढ़कर 2 बन जाएगी और यही प्रोसेस चलता जाएगा जब तक फर्स्ट टर्म की पावर 0 नहीं हो जाती। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 3 फर्स्ट टर्म की एक और पावर कम हुई है तो 2 और ये बढ़ी है तो 3 और उससे नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद 2 से कम होकर 1 बनेगी और ये 3 से बढ़कर 4 और यहाँ भी 5 4 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म में ये 5 5 बन जाएगा, यानी कि जो पावर होगी वही ऊपर भी वैल्यू होगी और वो नीचे वाली भी वैल्यू होगी, यानी कि 5C 5 होगी। अगर 6 पावर दी गई हो तो 6C 6 होगी और यहाँ पर ये 1 से कम होकर 0 बन जाएगी और ये 4 से बढ़कर 5 बन जाएगी। यानी कि अब आपको समझ आ जाएगी कि ये लास्ट टर्म है जिसमें एक तो ये 5 5 बन गया है, यानी कि जो पावर है वो सेम हो गई है और इसके अलावा लास्ट टर्म जो 0 से स्टार्ट हुई थी वो 5 तक पहुंच गई है और जो 5 से स्टार्ट हुई थी वो 0 तक पहुंच गई है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल से बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन बता दी है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको आपने, यानी कि जो कोफिशिएंट है 5C0 5C1 5C4 वगैरह वगैरह, इनको आपने कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अभी मैं कैलकुलेटर पर आ चुकी हूँ। मैंने 5C0 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं 5 को प्रेस करूँगी, इसके बाद मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगी। इसके बाद यहाँ पे देखें डिवीजन साइन के ऊपर NCR लिखा हुआ है। आपके कैलकुलेटर पर जहाँ पे भी NCR लिखा होगा आपने उसको बटन को प्रेस करना है। यहाँ मैं डिवीजन साइन को प्रेस कर रही हूँ तो C आ गया। अब 5C0 है तो अब मैं 0 को प्रेस करूँगी तो मेरे पास 1 आंसर आ गया। अब जब मैं इस वाली फर्स्ट टर्म को सॉल्व करूँगी तो 5C0 की जगह पर मैं यहाँ कोफिशिएंट 1 लिखूँगी और ये वाली टर्म फ़िलहाल मैं ऐसे लिख रही हूँ और इस टर्म की जो वैल्यू है 1 के इक्वल है तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेटर से अगेन 5C1 समझा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बताती जाऊँगी। अब मैंने 5C1 फाइंड आउट करना है, अगेन 5 को पहले प्रेस करूँगी, इसके बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे जो डिवीजन साइन है, क्योंकि मेरे इस कैलकुलेटर पर डिवीजन साइन के ऊपर NCR लिखा हुआ है इसलिए मैं उसको प्रेस कर रही हूँ और इसके बाद मैंने 1 को प्रेस करना है तो मेरे पास 5 आंसर आ गया है। तो अब इस टर्म यानी कि सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 5 बन गया है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए बाकी टर्म तकरीबन एज इट इज़ ही लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको सिंप्लीफाई कर दूँगी। अब देखें 5 शिफ्ट दबाया C2 तो आंसर 10 आ गया। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 5C3 अगेन आंसर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 शिफ्ट C4 5 आंसर। अब ये लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास तो अगेन 5 C5 तो आंसर 1। चलिए जी, अब मैंने कोफिशिएंट तो आपको इजी तरीके से समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाएगा। 2 के ऊपर 5 पावर है तो ये 32 आ जाएगा x रेज टू पावर 5 और 3 के ऊपर 5 पावर है तो 243 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट टर्म में क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस के ऊपर 1 है यानी कि ऑड नंबर है तो इसलिए ये टर्म पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी। सो -5 और 2 के ऊपर पावर 4 है तो ये 16 आ जाएगा x रेज टू पावर 4 और ये 3 जो है इसके पावर 1 है 3 एज इट इज़ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस वाले 3 के ऊपर पावर 4 है तो 81 आ जाएगा और इस 2 के ऊपर पावर 1 है तो सिर्फ 2 ही आएगा। अब यहाँ देखिए माइनस साइन के ऊपर 2 पावर है यानी कि इवन नंबर है तो इसलिए ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट होगा तो ये नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10 एज इट इज़ 2 के ऊपर 3 पावर है 2 2 4 4 2 8 और x रेज टू पावर 3 ओवर 3 के ऊपर भी 3 पावर है जो डिनोमिनेटर में है तो 27। अब इस 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 3 9 और डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर 2 पावर है तो 4 और यहाँ पे x के ऊपर भी पावर 2 है तो x स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए माइनस साइन के ऊपर पावर 3 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली ये पूरी टर्म को माइनस कर देगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो माइनस हो जाएगी, ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 3 3 9। और ये इस 3 के ऊपर 3 है, यानी कि पावर 3 है, तो यहाँ न्यूमिनेटर में 27 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर 3 पावर है तो 8 आ जाएगा और एक्स क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए कि इस माइनस के ऊपर पावर 4 है, यानी कि इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगा। उसी तरह से ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 2x/3 एज इट इज़ आएगा, पावर 1 है और यहाँ पर 3 के ऊपर 4 पावर है तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 81 और डिनोमिनेटर में भी 2 के ऊपर 4 पावर है, 2 2 4 4 4 16 और x रेज टू पावर 4। तो ये टर्म भी हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर माइनस के ऊपर पावर 5 है तो पूरी टर्म को माइनस कर देगी। इसके अलावा ये 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल है तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 3 के ऊपर पावर 5 है तो ये बन जाएगा 243 ओवर 2 के ऊपर पावर 5 है, डिनोमिनेटर में जो 2 मौजूद है तो ये बन जाएगा 32 एक्स रेज टू पावर 5 साथ आएगा। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 40x की 3/27। ये वाला x मैंने गलती से मिस कर दिया था, ये लिख लीजिए। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 20/3x। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 15/x। अब इस सेकेंड लास्ट टर्म को सिंप्लीफाई करें, हमारे पास वैल्यू आती है तो ये आता है 135/8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब। और लास्ट टर्म एज इट इज़ माइनस साइन आएगा 243/32 एक्स रेज टू पावर 5। क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो यही वाली आंसर रह जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दी हैं क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे ये वाला एक टर्म देख लीजिए तो ये स्क्वायर है तो ये कट जाएगा तो ऊपर x की पावर 1 रह जाएगी। इस तरह बाकी नंबर्स को आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप इनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मुश्किल नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि आपका टाइम भी बच जाए। एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी सेकंड टर्म है और इसकी पावर है 6। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम को फॉलो करते हुए उनके कोफिशिएंट जो होंगे वो मैंने सबसे पहले लिख लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे ये 6c0 6c1 यानी कि इसकी पावर 6 है ना, तो सबसे पहले 6c0 से ही आप स्टार्ट करेंगे, फिर 6c2 6c3 और इसी तरह से फिर आखिर पे 6c6 6c6 यानी कि कॉम्बिनेशन वाले फार्मूलाज। अब इन तमाम कोफिशिएंट्स के साथ इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखना है इंडिविजुअली हर एक कोफिशिएंट के साथ। अब देखिए इन कोफिशिएंट्स के साथ मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और दरमियान में आपने ये वाला प्लस साइन, इनके हर एक टर्म के दरमियान में प्लस साइन डालना नहीं भूलना। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इनकी पावर्स को लिखना है, सबसे पहले टर्म को हमने स्टार्ट करना है उस पावर से जो हमें गिवन है यानी कि 6 से, और इसको कम करते जाना है 6 5 4 3 2 1 और फाइनली ये 0 तक जाएगी। और अब दूसरी जो टर्म है उसकी पावर हमने 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 तक जाएगी। इस तरह से हमने इजीली ये तमाम एक्सपेंशंस जो हैं वो कर ली हैं। जब आप इस तरह से एक्सपेंशन करना सीख जाएंगे तो फिर आप टर्म बाय टर्म भी एक्सपेंशन करना सीख जाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इजीली समझाने के लिए किया है ताकि आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगे। अदरवाइज़ आप ये टर्म पहले लिख लें, ये टर्म बाद में लिख लें, इस तरह टर्म बाय टर्म भी आप इजीली लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 6c0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, बेशक आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। और ये पावर जो है क्योंकि माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो ये x रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1 हो जाएगी।
अब 6C1 की वैल्यू 6 आएगी। चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर से चेक करने का तरीका मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस के ऊपर जो पावर है वो 5 है, इसकी वजह से ये माइनस माइनस ही रहेगा, यानी कि ऑड नंबर है, पावर इसकी ऑड नंबर में है, तो इस वजह से ये वाला जो साइन है प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस में आएगा, यानी कि ये माइनस साइन इस प्लस को भी माइनस कर देगा। और साथ हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर -1। और अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये नेगेटिव पावर इसकी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। अब हम नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। अब माइनस के ऊपर क्योंकि इवन नंबर है इसलिए ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी 15। और x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर -2। अब इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्चुअली ये बन जाएगा y², यानी नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो यहाँ पे भी माइनस के ऊपर ऑड नंबर है, तो इसकी वजह से ये माइनस माइनस ही रहेगा और ये माइनस इस पॉजिटिव साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब आप 6C3 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें तो 20 आती है। साथ आएगा x रेज़ टू पावर 3 और y रेज़ टू पावर -3। अब इस y रेज़ टू पावर -3 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं माइनस के ऊपर अगेन इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे 6C4 को कैलकुलेटर से चेक करें तो 15 आता है। साथ आएगा हमारे पास x² और फिर y रेज़ टू पावर -4, और इसको हम लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस के ऊपर 1 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो इस वजह से ये माइनस माइनस ही रहेगा और इस पॉजिटिव साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। और 6C5 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें तो 6 आती है। साथ हमारे पास आएगी वैल्यू x और y रेज़ टू पावर -5। ऑब्वियसली इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी पॉजिटिव है। अब जनाब लास्ट वाली टर्म, इसमें ये देखिए 6C6, इसकी वैल्यू 1 होती है, -x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और हमारे पास सिर्फ ये रहेगा y रेज़ टू पावर -6। इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 ही आएगा, तो ये वाली वैल्यू x रेज़ टू पावर 6 हो जाएगी। एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नो क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। अब आपकी आसानी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इस तरह से लिख लिया ताकि आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्लियरली समझ आ जाए। अगेन बाइनोमियल थ्योरम को फॉलो करते हुए मैं सबसे पहले कोफिशिएंट लिखती हूँ और साथ साथ प्लस का साइन लगाती जाती हूँ। हमारे पास जो पावर है वो 7 है, इसलिए n की जगह पर 7 लिखती जाऊंगी। सबसे पहली टर्म आएगी 7 0 n 0 की जगह पर, और अब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। फिर 7 1 प्लस 7 2 प्लस 7 3 प्लस 7 4 प्लस 7 5 प्लस 7 6 एंड प्लस 7 7। अब हमने इन दोनों टर्म्स को इन कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जी। अब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली अब आती है बारी इनकी पावर लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 से स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट टर्म को हमने 7 से स्टार्ट करना है जो कि गिवन पावर थी, 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। और अब हमने सेकेंड टर्म को 0 से स्टार्ट करके बढ़ाते जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जी। अब हमने बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली दोनों टर्म्स जो हमारे पास गिवन थी उनको हमने एक्सपेंड कर लिया है। याद रखें ये एक्सपेंशन भी आप ठीक तरह से लिखेंगे तो इसके भी मार्क्स होते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है 7C0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे 3U7, तो 3 के ऊपर भी 7 पावर, U के ऊपर भी 7 पावर, ठीक है। और यहाँ पे -1 के ऊपर 0 है तो इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। चाहे -1 के ऊपर 0 पावर हो तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी।
अब आप इस सेकेंड टर्म को देख लें, -1 के ऊपर पावर 1 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो इसलिए ये माइनस साइन इस पॉजिटिव साइन को माइनस में कन्वर्ट करेगा। 7C1 की वैल्यू कैलकुलेटर से भी चेक कर लें तो 7 ही आती है। अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 6 एंड u की पावर 6, और यहाँ पे 1 बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही वैल्यू रहेगी। अब आते हैं इस टर्म पर, यहाँ पे माइनस के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इवन नंबर है, तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब ये 7C2 की वैल्यू आती है 21, और यहाँ पे 3 के ऊपर भी 5 पावर है, और इस तरह से u के ऊपर भी 5 पावर है। -1 के ऊपर स्क्वायर था तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में -1 के ऊपर क्यूब है, तो इसलिए ये पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि -1 के ऊपर क्यूब का मतलब है माइनस माइनस ही रहेगा, तो इस वजह से ये पॉजिटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में। बार बार मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे यही छोटी सी मिस्टेक करते हैं। अब कैलकुलेटर से चेक कर लें, 7C3 की वैल्यू तो 35 आती है, उसी तरह से फिर 3 के ऊपर 4 पावर है, और u के ऊपर भी 4 पावर है, और यहाँ पर साथ 1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस ने तो इसको पॉजिटिव में इस पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब यहाँ वाली टर्म पे देख लें, -1 के ऊपर 4 पावर है, यानी कि इवन नंबर है, इस वजह से ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और 7C4 की वैल्यू अगेन 35 आ जाएगी। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 3 u 3, और साथ उसी तरह से 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आ जाएं, -1 के ऊपर 5 पावर है, यानी कि ऑड नंबर है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। 7C5 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 21 आता है, उसी तरह से इसको लिखेंगे हम 3 स्क्वायर एंड u स्क्वायर, और ये माइनस तो ऑलरेडी इसको यूज़ हो चुका है पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर -1 के ऊपर 6 पावर है, यानी कि इवन नंबर है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 7C6 को सॉल्व करें तो हमारे पास 7 वैल्यू आती है, साथ उसी तरह से 3u आएगा, साथ 1 आएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट 7C7 की वैल्यू बेशक आप कैलकुलेटर से चेक करें, हमेशा याद रखें 7C7 और 7C0 की वैल्यू 1 ही आती है, मतलब अगर सेम पावर और सेम हो जाए तो, या फिर ये 0 के साथ आ जाए, या इसमें कुछ भी और हो जाए, 7 7 हो, जब भी जो भी ऐसी वैल्यू हो जाए उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। और ये 3u की पावर 0 है, तो इसका आंसर भी 1 के इक्वल आएगा, तो फिर ये -1 के ऊपर 7 पावर है, तो ऑब्वियसली ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये माइनस इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, तो फाइनली यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 7 को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 2187 u रेज़ टू पावर 7 प्लस माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस लगाऊंगी। 3 रेज़ टू पावर 6 को सॉल्व करें तो 729 आता है, 729 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 5103, और साथ आएगा u रेज़ टू पावर 6। 3 रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व करें तो 243 वैल्यू आती है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 5103 वैल्यू आती है, साथ u रेज़ टू पावर 5। अब 3 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, 81 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 2835, साथ आएगा u रेज़ टू पावर 4। 3 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू आती है 27, अब 27 को 35 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आती है 945 u रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 189, और साथ है u स्क्वायर, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21u माइनस 1। एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब इसको भी हम बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं।
जी, बायनॉमियल थ्योरम को फॉलो करते हुए मैंने इसकी एक्सपेंशन कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 50 की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये a रेज़ टू पावर 5 और अंडर रूट 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 5/2, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि हम अंडर रूट 2 को इस तरह लिख सकते हैं, तो फिर आप जब 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 5/2। तो फिर हम ब्रैकेट के अंदर जो अंडर रूट 2 के ऊपर जब पावर लेते हैं यहाँ पर 5, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5/2। अब ये सेकेंड टर्म की वैल्यू 1 के इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 5/1 की वैल्यू लिखते हैं जो कि कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर लें 5 ही आती है। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। a रेज़ टू पावर 4 और 2 अंडर रूट रेज़ टू पावर 4 मीन 2 रेज़ टू पावर 4/2 और अब इसको लिखेंगे b 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5c2 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर तो 10 आती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। a रेज़ टू पावर 3 और 2 के ऊपर अंडर रूट 2 के ऊपर 3 है तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3/2, जैसे मैंने पहले समझाया है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो b² और 3 के ऊपर स्क्वायर है, अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 2/2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5c3 कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख लें, 10 ही आता है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो a² आएगा और 2 अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2/2 आएगा और यहाँ पर b के ऊपर क्यूब आएगा और अंडर रूट 3 के ऊपर क्यूब है तो ये 3/2 आएगा। अब यहाँ पर 5c4 की वैल्यू b 5 ही आती है, बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लें, और a अंडर रूट 2 एज इट इज़ आएगा। अंडर रूट 2 को मैं 2 1/2 लिख लेती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 1/2 और इसको सॉल्व करते हैं तो b रेज़ टू पावर 4 और 3 अंडर रूट 3 के ऊपर 4 है तो 3 रेज़ टू पावर 4/2। लास्ट वन 5c5 की वैल्यू 1 आती है और ये क्योंकि इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ब्रैकेट बच जाती है b रेज़ टू पावर 5 और 3 रेज़ टू पावर 5/2। अब लास्ट स्टेप में ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी 2 रेज़ टू पावर 5/2 और a की 5 प्लस, अब यहाँ पर देखें 2 रेज़ टू पावर 4/2 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू 4 आती है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, तो यहाँ आएगा 20 और साथ आएगा a रेज़ टू पावर 4 और साथ मल्टीप्लाई होगा b अंडर रूट 3 या 3 रेज़ टू पावर 1/2 और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 3 a रेज़ टू पावर 4 एंड b इसको। अब ये नेक्स्ट टर्म देख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 रेज़ टू पावर 2/2 का मतलब है ये कट जाएगा और 3 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इस 3 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 30, साथ आ जाएगा a³, साथ आ जाएगा b² और साथ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ पे इस टर्म में देखें 2 रेज़ टू पावर 2/2 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि कट जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास अगेन यहाँ पे 20 आएगा, साथ आएगा a², साथ आएगा b³ और साथ आएगा 3 रेज़ टू पावर 3/2। अब इस स्टेप में देखें कट डाउन हो जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा यानी कि 3² आ जाएगा। 3² मीन 9, 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 45, साथ आ जाएगा a, साथ आ जाएगा b रेज़ टू पावर 4 और साथ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/2 या अंडर रूट 2। अब जनाब लास्ट टर्म है ये तो एज इट इज़ ही रहेगी 3 रेज़ टू पावर 5/2 और साथ आएगा b रेज़ टू पावर 5 एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है वो सिमिलर तरीके से सॉल्व होंगे। इसके ऊपर भी हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है, मगर आपको पता है कि बायनॉमियल थ्योरम 2 टर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इसमें 3 टर्म्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में 3 टर्म्स हैं। इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 टर्म्स हों और आपको कहा गया हो कि बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करें, तो आपने क्या करना है, इन 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम पार्ट 5 करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से पार्ट 6 भी करना है। सबसे पहले मैं पार्ट 5 को इस तरह से लिखूंगी
यानी मैंने क्या किया है, मैंने इन 3 टर्म्स को कन्वर्ट करके 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। लास्ट 2 टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया है। अब ये ए पार्ट बन गया है और ये उसकी बी टर्म हो गई, यानी कि ये ए टर्म होगी, ये इसकी बी टर्म हो गई है। और फिर जिस तरह से हम ए टर्म और बी टर्म के ऊपर रेगुलर तरीके से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसी तरह से मैं इन दोनों टर्म्स के ऊपर रेगुलर तरीके से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने लगी हूँ। अब उसी तरह से मैंने इसी तरह कोफिशिएंट लिखे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 और फिर इन दोनों टर्म्स को ठीक है मैंने हर एक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आखिर तक देखें। अब उसी तरह से पावर क्योंकि 4 दे दी गई है तो फिर हम पहली टर्म को 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 3, 2, 1 एंड 0। और दूसरी टर्म जो कि ये वाली है इसको हम 0 से स्टार्ट करके बढ़ाते जाएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 0 की वैल्यू 1 आती है, 4C 0 की वैल्यू अब चेक कर लें, 1 की पावर 4 है तो वो 1 ही आएगा। अब इस टर्म को कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है, इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। फिर दरम्यान में प्लस का साइन, 4 1 यानी कि 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 1 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब इसके साथ 2x माइनस वाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4C2 की वैल्यू, 4C2 की वैल्यू आ रही है 6 और 1 का स्केयर अगेन 1 और साथ 2x माइनस वाई स्क्वायर। अब अगेन 4C3 की वैल्यू आएगी 4 और 1 अगेन वैसे ही और 2x माइनस यहाँ पे माइनस वाई क्यूब एज इट इज़। और अब 4C4 की वैल्यू 1 आएगी, 1 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी और साथ आएगा 2x माइनस वाई की पावर जो है 4। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आएगी 6 इंटू 2x माइनस वाई होल स्क्वायर के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लें। और चाहे अगेन आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लें, एक ही बात है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो ये होता है ये एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ओपन हुआ होता है। यानी कि आपने तो पहले इसको फार्मूला को वैसे ही मेमोराइज़ किया होता है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये सारे फार्मूलाज जो होते हैं ये बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आपको ये फार्मूला आता है तो फिर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर लेती हूँ ताकि काम ज़्यादा आसान हो जाए। सो मैं लिखूँगी a स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB, a है हमारा 2x और b है हमारा y प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला ओपन हो गया है ये वाला। अब इधर भी जनाब 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही आएगा, इसके ऊपर भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला आपको आता ही है a माइनस बी क्यूब वाला। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। अगर आप लोगों को ये फार्मूला आसान लगता है, आपको याद है, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करके तो आप इसको एक्सपेंड कर लें। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद तो फिर आप बाइनोमियल थ्योरम इस ब्रैकेट के ऊपर अगेन अप्लाई कर लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये फार्मूला जो जितने भी तमाम फार्मूलाज हैं ये सारे के सारे बाइनोमियल थ्योरम की वजह से ही बने हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है। अब ये हमारी ए टर्म है और ये हमारी बी टर्म है, तो सबसे पहले ए क्यूब लिखेंगे यानी कि 2x होल क्यूब। इसके बाद लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, तो यानी कि माइनस 3a क्या चीज़ है 2x स्क्वायर और b क्या चीज़ है हमारे पास y, तो साथ y लिखेंगे प्लस 3। अब हमने ये बनाना है, a है हमारे पास 2x और b स्क्वायर यानी y स्क्वायर। हमारे पास जो b है वो एक्चुअली y है और लास्ट में हमने लिख रहे हैं माइनस बी क्यूब। b क्या है हमारे पास y, ठीक है, यहाँ पर देखें तो हम लिखेंगे माइनस y क्यूब। अब इसके ऊपर हमने क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर कर इसको सक्सेसफुली ओपन कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई है। अब हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे मैं सेपरेट अप्लाई करती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको लिख लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिखती हूँ। ये वाली टर्म 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2x माइनस वाई 4। अब मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर कर इसकी जगह पर फिर लिख दूँगी।
आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के टर्म्स आ जाएं तो आप उनको इस तरह से लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। माइनस साइन मैंने सेकेंड टर्म के साथ लिख लिया है। अब उसी तरह से ये 4 पावर है तो 4 0 मल्टीप्लाई 2x और साथ माइनस वाई, इसकी पावर होगी 4 और इसकी पावर होगी 0। फिर इसके बाद 4 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस वाई, इसकी पावर कम हो जाएगी 3 और इसकी पावर बढ़ जाएगी। उसी तरह से 4 2 मल्टीप्लाई 2x रेज टू पावर 2, इसकी पावर कम हो गई, माइनस वाई की पावर जो है वो बढ़ गई, वो 2 बन गई। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई 2x, इसकी पावर 2 से कम होकर 1 रहेगी और माइनस वाई की पावर जो है वो बढ़कर 3 हो जाएगी। और लास्ट टर्म है हमारे पास 4 4 और 2x की पावर अब फाइनली 0 हो जाएगी और माइनस वाई की पावर जो है वो 4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 4 0 की वैल्यू होती है, इस 4 c 0 की वैल्यू 1 होती है। अब 2 रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। माइनस वाई रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 4 c 1 की वैल्यू 4 होती है। अब ये 2 रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 3 हो जाएगा और ये माइनस वाई रहेगा। अब इसका माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, तो हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये खाली y रह गया है। अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। माइनस वाई स्क्वायर, आपको तो पता है माइनस के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 c 2 की वैल्यू है 6, सो 4 c 2 की जगह पे 6 लिखा और आगे हैं 2 रेज टू पावर 2 एंड x रेज टू पावर 2 साथ वाई स्क्वायर। अब इस टर्म की बारी है। 4 c 3 की वैल्यू आती है जनाब 4 और साथ आएगा 2x, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो एज इट इज़ आएगा। अब माइनस वाई क्यूब, अब इसके ऊपर 3 पावर है यानी कि ओड नंबर है तो इसका मतलब है ये माइनस रहेगा और ये माइनस फाइनली इसको नेगेटिव करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई क्यूब, तो ये माइनस इसको नेगेटिव करेगा। तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया और ये वाला माइनस हमने गायब कर दिया, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब सिर्फ यहाँ पर। अब जनाब लास्ट टर्म है 4 c 4 की वैल्यू आती है 1। अब 2x की पावर 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। अब माइनस वाई रेज टू पावर 4, तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये y रेज टू पावर 4 रह जाएगा, तो फाइनली y रेज टू पावर 4 बनेगा। अब फाइनली ये टर्म बन जाएगी हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 का मतलब है 16x रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 to 4 4 to the 8 8 4 the 32 x रेज टू पावर 3 एंड y। और इस टर्म में 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 4 4 6 24 x स्क्वायर y स्क्वायर और ये वाली टर्म बनेगी 4 to the 8 x y क्यूब और ये लास्ट पे प्लस वाई 4। ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि अब हमने इसकी जगह पर ये तमाम टर्म्स लिखनी हैं। तो मैं इसको अरेज करके इसकी जगह पर ये टर्म्स लिखती हूँ। अब मैंने ये तमाम टर्म्स लिख ली हैं, ये देखिए। अब मैं इस स्टेप को यानी इस वाले स्टेप को दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा 4 to the 8x, 4 को माइनस वाई 4 माइनस 4y प्लस 6। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 to 4 4 to the 8 x क्यूब माइनस ये बनेगा 2 स्क्वायर 2 to 4 4 3 12 x स्क्वायर y और ये बनेगा 6x y स्क्वायर और ये बनेगा माइनस वाई क्यूब। इसके बाद ये टर्म्स एज इट इज़। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। 1 प्लस 8x माइनस 4y प्लस 6 4 24 x स्क्वायर 6 4 माइनस 24 xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4 8 32 x क्यूब
4 12 minus 48 x square y, 4 6 24 x y square and 4 minus 4 y cube। इसके बाद हम इनको ऐड करते हैं, प्लस 16 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 32 x क्यूब y प्लस 24 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8 x क्यू y क्यूब एंड प्लस y रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। जस्ट टेक ए व्यू। नो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पार्ट 5 किया था। अब आपकी मर्जी है, आपके पास 3 टर्म्स दे दी गई हैं, आपने इनको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चाहे इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके एक टर्म बना लें और इसको रहने दें अलग से, यानी कि इसको ए टर्म बना लें और इसको बी टर्म बना लें। क्योंकि आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो आपने ज़ाहिर है इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी, चाहे आप इन दोनों को इकट्ठा करके इसको बी टर्म के तौर पर ले लें और इसको ए टर्म के तौर पर ले लें, और चाहे इन दोनों को इकट्ठा करके इसको ए टर्म के तौर पर ले लें और इस अकेले को बी टर्म के तौर पर ले लें। तो इस बार मैं ऐसे करती हूँ कि फ़र्स्ट 2 टर्म्स को इकट्ठा करके ए टर्म के तौर पर ले लेती हूँ, क्योंकि इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जनाब ये मेरे पास ए टर्म के तौर पर आ गया है और ये मेरे पास बी टर्म के तौर पर आ गया है। अब मैं इनके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करती हूँ, जैसे मैं रेगुलर तरीके से अप्लाई करती रही हूँ। चलिए जी, बाइनोमियल थ्योरम की तरह एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। पावर इसकी 4 है तो पहले में आ जाएगा 4 0, फिर आएगा 4 1, फिर आएगा 4 2, 4 3, 4 4, यानी कि 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अब इसके बाद ये दोनों टर्म्स हमने साथ साथ मल्टीप्लाई करते गए हैं। अब यहाँ से हम पहले टर्म के ऊपर पावर 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 3 2 1 एंड फाइनली ये 0 पे पहुँचेगी। अब ये जो बी टर्म है इसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड फाइनली ये 4 तक जाएगी। चलें जी, एक्सपेंशन तो हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस वाली टर्म को ओपन करते हैं। 4C0 का मतलब है 1 और साथ आएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई रेज़ टू पावर 4 और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ये आपको पता ही है। अब 4C1 की वैल्यू आती है 4 और साथ आएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई रेज़ टू पावर 3 और साथ उसी तरह से 3 बाई जी, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब 4C2 की वैल्यू है इक्वल टू 6 और साथ उसी तरह से 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई स्क्वायर और 3 बाई जी होल स्क्वायर। अब 4C3 की वैल्यू आएगी 4 और साथ ये टर्म पावर 1 के साथ और ये टर्म पावर 3 के साथ, और फिर लास्ट टर्म 4C4 की वैल्यू आएगी 1 और इस टर्म की वैल्यू होगी 1 क्योंकि पावर 0 है, और ये टर्म एज इट इज़ 3 बाई जी पावर 4। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जरा फर्स्ट टर्म देखें, इसमें 1 1 मल्टीप्लाई हुआ है। इनको अगर हम साथ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। इसका मतलब है अब हमने ये वाली टर्म एक्सपेंड करनी है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जब मैंने इसको एक्सपेंड करना है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस बार पास्कल ट्राइंगल की हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए पावर 4 है तो पावर 4 के लिए ये वाले कोफिशिएंट मुझे चाहिए होंगे 1 4 6 4 1। तो अब मुझे इसको एक्सपेंड करना आसान है, क्योंकि पहले मैं कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूँगी, इसके बाद मैं ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, इनके 1 बाई एक्स इंटू 2 बाई वाई। अभी मैं इनकी पावर नहीं लिख रही, पहले मैं सिर्फ कोफिशिएंट के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दूँ। इसके बाद अगेन ये वाला 4 कोफिशिएंट आएगा तो अगेन वही दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और फिर ये वाला कोफिशिएंट आएगा 6 और अगेन वो दोनों टर्म्स आपस में इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इसके बाद ये कोफिशिएंट की बारी है 4 और अगेन दोनों टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और लास्ट में कोफिशिएंट आएगा 1 और फिर दोनों टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चलें, अब वो मेरा जो 4C0 और 4C1 और 4C2 वो मेरा आसान हो गया। उनकी जगह पे मैंने पास्कल ट्राइंगल से मैंने
पावर 4 के कोफिशिएंट ले लिए। आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम के ये वाले टर्म्स लगाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आप पास्कल ट्रायंगल की भी हेल्प ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प ले लें, अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम ही अप्लाई कर लें इस पर। अच्छा, अभी ये लिखना काफ़ी नहीं है, ये मत भूलिएगा कि आपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई तो कर दिया है, ठीक है। कोफिशिएंट के साथ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हमने कर दी, लेकिन अभी हमने पावर लिखनी है। पावर 4 से स्टार्ट होगी, ये फर्स्ट टर्म है, तो 4 3 2 1 0 पावर लिखनी मत भूलिएगा। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अब ये पावर 0 से स्टार्ट होगी और बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप लोग खुद करेंगे तो ये इजीली और जल्दी सॉल्व होगा। चलिए, इसको तो मैंने एक्सपेंड कर दिया है और अब इसकी बारी है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखती हूँ, ये 4 पहले लिख लेती हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर फार्मूला ही अप्लाई कर लेती हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। a प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या कहते हैं? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 3 1/x स्क्वायर और b है 2/y प्लस 3 1/x 2/y स्क्वायर, तो वो ये चीज़ बन जाएगी प्लस 2/y क्यूब। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। लास्ट वाली चीज़ ये बन गई, ये वाली टर्म ये वाली है और ये टर्म ये वाली है। अब इसके साथ 3/z को भी मल्टीप्लाई करना है, ये मत भूलिएगा। प्लस अब ये वाली टर्म हमने लिखनी है, तो इसके लिए अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। 6 लिख लिया। अब इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 2/y, ये 2ab बन गया प्लस 2/y होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर बन गया। और साथ हैं जनाब 3/z होल स्क्वायर और ये वाली टर्म्स 3/z होल क्यूब। अब ये लास्ट टर्म रह गई है, तो ये 1 है। अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही रहता है, तो फिर लास्ट टर्म हमारे पास आ जाती है 3/z रेज़ टू पावर 4। अब नेक्स्ट टर्म में हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और साथ साथ ब्रैकेट भी ओपन करते जाते हैं। सबसे पहले तो ये टर्म हम ओपन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/x रेज़ टू पावर 4। अब ये टर्म क्योंकि पावर 0 के साथ है इसलिए इसकी वैल्यू 1 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी ये ही वैल्यू रहेगी। अब जनाब सेकेंड टर्म पर आ जाएं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8/x क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है, और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y। अब ये बनेगा 2 2 4 4 6 24/x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसके 2 के ऊपर क्यूब है तो 2 2 4 4 to the 8 8 4 32/x y क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/x के ऊपर पावर 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2/y की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? न्यूमरेटर में आएगी 2 2 4 4 4 16/y रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर 4 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाकर इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये वाली 4/x क्यूब, और फिर हम 4 को से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 12 2 24x स्क्वायर y, फिर यहाँ पर 2 2 4 4 3 12 12 4 48 और x y स्क्वायर, और फाइनली 2 2 4 4 to the 8 8 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 32/y क्यूब, और इस ब्रैकेट के साथ अभी 3/z को मल्टीप्लाई करना रहता है। अब इस 6 को भी ब्रैकेट के अंदर ले जाकर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है ये वाली। अभी इसके साथ 3/z होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना रहता है। अब हम इस 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, और फिर बाद में हम इसको 3/z होल क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं
तो ये आता है 81/z⁴। अब हम फर्दर लास्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो ये टर्म्स तो एज इट इज़ आएंगी। अब हम 3/z को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती है। 3/z को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। आप 24/x² y से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। और 32/y³ से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। और 48/xy² से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब यहाँ पे 3/z होल स्क्वायर का मतलब है 9/z²। तो मैं इसकी जगह पर 9/z² लिख लेती हूँ ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो और एक स्टेप भी ज़रा छोटा हो जाए। अब मैं 9/z² को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो 54/x² z²। और जब हम इसको 24 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 216/xy z²। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 216/y² z²। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 3/z होल क्यूब का मतलब है 3 3 9 9 3 27/z³। तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे 27/z³ ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। अब ये 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 108/x z³। और 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 216/y z³। और लास्ट पे ये टर्म एज इट इज़ ही आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इन ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए कि कौन कौन सी ब्रैकेट्स को मैंने सॉल्व किया है। तो ये मैंने ब्रैकेट पुट की थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने छोटी सी मिस्टेक की है, मुझे अब नज़र आ गई। यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए x², y², फिर यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने दोबारा से देखती हूँ कि कहाँ से हुई है। ओके, यहाँ से, क्योंकि मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया था 6 को 4 के साथ 24/x² y² आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मुझे कि कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ पे देखें एक छोटी सी टिप है कि डिनोमिनेटर में सारे वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स सारे इस वक्त डिनोमिनेटर में। तो इन वेरिएबल्स की जब पावर को ऐड करें तो 4 ही आना चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो पावर है वो 4 है। ये देखें, ये क्वेश्चन था ना, उसकी पावर 4 थी। तो लास्ट में जो वेरिएबल हैं वो सारे क्योंकि डिनोमिनेटर में हैं तो उनकी पावर को ऐड करें तो 4 ही आना चाहिए। जहाँ पे यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 ऐड करें 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी ऐड करें 2 3 4, ये भी ऐड करें 2 3 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 बन रहा है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये ऑलरेडी 4। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने वेरिएबल की पावर रीचेक कर सकते हैं और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले मैंने पार्ट 1 लिख लिया है। इसमें हमने गिवन टर्म्स को सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करना है 1 बाय 1 और फिर इसके बाद इनको ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पार्ट 1 है इसमें 2 टर्म्स हैं और सबसे पहले मैं इस टर्म को एक्सपेंड करती हूँ और इसके बाद मैं इस वाली टर्म को एक्सपेंड करूँगी। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। अब हम इसको बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और सेकंड टर्म 10x है और पावर जो है इसकी 4 है, यानी कि n की जगह पर हम यहाँ 4 पुट करेंगे और इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए बायनोमियल थ्योरम को इसको एक्सपेंड करते हैं। जब इसी तरह से 4c1 और पहली टर्म की पावर 4 से स्टार्ट होगी, फिर कम होती जाएगी, फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाएगी, फाइनली ये 0 पे पहुँच जाएगी और इसी तरह सेकेंड टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होकर बढ़ती जाएगी और फाइनली ये 4 तक पहुंच जाएगी। और इसी तरह से कोफिशिएंट स्टार्ट होंगे 4c0 से 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4 पर जाकर ही ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लिया है। 4c0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और 1 की पावर 4 1 ही रहेगी और 10x की पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। 4c1 की वैल्यू 4 आएगी और 1 की पावर 3 ये भी 1 वैल्यू आ जाएगी और साथ 10x आ जाएगा।
4C2 को सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू 6 आती है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 100x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 100x स्क्वायर आएगी। इस टर्म में देख लें 4C3 की वैल्यू अगेन 4 आएगी, 1 रेज़ टू पावर 1 1 ही रहेगा और 10x रेज़ टू पावर 3 जो है वो 1000x रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा। और लास्ट पे 4C4 की वैल्यू हमेशा 1 आती है, 1 रेज़ टू पावर 0 भी 1 वैल्यू आएगी क्योंकि पावर 0 है तो 1 ही आएगी वैल्यू, और 10x रेज़ टू पावर की वैल्यू आ जाएगी 10,000 एंड x रेज़ टू पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी आएगी 40x, इसकी आएगी 600x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 4000x क्यूब और इसकी वैल्यू आएगी 10,000x रेज़ टू पावर 4। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर बी। अब हमने ये वाली टर्म जो है वो सॉल्व करनी है। सो नाउ 1 माइनस 10x रेज़ टू पावर 4। अब आप देखें ये चीज़ और जो हमने पहले सॉल्व कर ली थी ये वाली चीज़, ये बिल्कुल सेम है, दरम्यान में सिर्फ माइनस साइन है। इसका मतलब है इसका आंसर भी सारा के सारा यही आएगा, बस क्या होगा कि पहली टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, फिर ये थर्ड टर्म पॉजिटिव होगी, फोर्थ नेगेटिव होगी और फिर लास्ट टर्म पॉजिटिव होगी। इनकी एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी, लेकिन पहली टर्म पॉजिटिव होगी। उसके बाद आप सीक्वेंस से देखते जाएँ। तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम्स में आ भी सकता है। और इसलिए फिर अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाली चीज़ जो बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए हमने पहले ओपन की थी, ये चीज़ आपने एज इट इज़ ही सारी की सारी लिख लेनी है। बस क्या करना है कि दरमियान में एक पहली वाली पॉजिटिव रखने के बाद एक एक टर्म जो है वो नेगेटिव लिख लेनी है और कुछ भी नहीं करना। अब ये देखें ये फर्स्ट टर्म मैंने पॉजिटिव रखी है, पॉजिटिव साइन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सेकंड टर्म जो है वो मेरी नेगेटिव आ गई, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गई, फिर ये वाली टर्म जो है ये नेगेटिव आ जाएगी और लास्ट फिर पॉजिटिव। अभी देखिए उसी तरह से मैंने क्या करना है, पहली टर्म तो पॉजिटिव है, ये मैंने नेगेटिव रखनी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और फिर ये लास्ट वाली पॉजिटिव। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सी। अब हम इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर बी की वैल्यू लिख ली है, ठीक है, जो यहाँ गिवन थी, और ये हमने इक्वेशन नंबर सी की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ कट डाउन होती हैं। ब्रैकेट्स मैंने रिमूव कर दी हैं, अब देखेंगे 40x कट डाउन हो जाएगा, 4000x क्यूब ये कट डाउन हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये आंसर आता है, 1 और 1 को ऐड कर लें तो 2 आ जाएगा। 600x स्क्वायर को 600x स्क्वायर में ऐड करें तो ये आता है। 10,000x रेज़ टू पावर 4 को 10,000x रेज़ टू पावर 4 में ऐड करें तो ये आंसर आता है। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने -3x को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/x, और फिर इसके बाद -3/x को इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 x स्क्वायर ओवर x, और एक x कट जाएगा तो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 2 टर्म्स दी गई हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। सबसे पहले तो हम 1 माइनस x होल पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे, और जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर इस ब्रैकेट की तमाम टर्म्स को बारी बारी उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टर्म हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और अब हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, और इसकी पावर है 5। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख लें तो आपके लिए फर्दर आसानी हो जाएगी, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये फर्स्ट टर्म है और ये -x जो है वो सेकंड टर्म है और इसकी होल पावर है 5। तो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम।
सबसे पहले तो हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये कोफिशिएंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा क्योंकि पावर 5 है, तो 5 0 से, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 एंड 5 5। अब हमने फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को इन तमाम कोफिशिएंट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस बाइनोमियल थ्योरम। अब ये भी हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है इनकी पावर्स को देखना है, वो कैसे लिखनी है। आपको बताया था कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो 5 से स्टार्ट होगी और फिर ये कम होती जाएगी, 5 4 3 2 1 और फाइनली 0 पे पहुंच जाएगी। और सेकंड टर्म की जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होगी और फाइनली बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड फाइनली ये 5 तक पहुंचेगी। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म में ये टर्म तो एज इट इज़ आएगी। सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5c0 जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू भी 1 होगी और -x रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब सेकेंड टर्म पर आ जाएं। 5c1 की वैल्यू 5 होगी, 1 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 ही होगी और -x रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू -x होगी क्योंकि उसकी पावर 1 है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा और ये वाला माइनस अब इस प्लस को माइनस कर देगा, तो फिर हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे और x यहाँ पर अकेला हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में 5c2 की वैल्यू 10 आएगी और 1 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू भी 1 आएगी, मल्टीप्लाई 1 और -x रेज़ टू पावर 2 यानी कि -x के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस साइन ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म में 5c3 की वैल्यू अगेन +10 आएगी और -x क्यूब, यहाँ पर देखिए माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली ये माइनस साइन में ही रहेगा, ये माइनस माइनस रहेगा, वो माइनस जो है वो एक्चुअली इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देगा। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन की बजाय नेगेटिव साइन डालेंगे और साथ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x क्यूब, क्योंकि इसका माइनस जो था उसने ऑलरेडी पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब इस टर्म में 5c4 की वैल्यू 5 आती है और 1 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू भी 1 आती है, -x रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू x रेज़ टू पावर 4 आती है क्योंकि माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। और लास्ट टर्म 5c5 की वैल्यू 1 आती है, 1 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू अगेन 1 आती है, कोई भी चीज़ उसके पावर 0 तो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, -x रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू -x रेज़ टू पावर 5 आती है, तो ये माइनस साइन जो है इस पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा नेगेटिव साइन में, तो यहाँ पे -x रेज़ टू पावर 5 लगाएंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 5x, फिर 10x स्क्वायर आएगा, फिर 10x क्यूब आएगा, फिर आएगा +5x रेज़ टू पावर 4, फिर -x रेज़ टू पावर 5। अब इस स्टेप में हमने फाइनली इन तमाम टर्म्स को इस ब्रैकेट की हर टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जब हम 1 के साथ इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। इसके बाद हम 2x के साथ इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट पे 2x स्क्वायर के साथ इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, वही वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर आएगा, +10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20x क्यूब आएगा, -10x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x रेज़ टू पावर 4 आएगा, 5x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 x रेज़ टू पावर 5 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x रेज़ टू पावर 6 आएगा। अब हम 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 2x स्क्वायर ही आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x क्यूब आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +20x रेज़ टू पावर 4 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x रेज़ टू पावर 5 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x रेज़ टू पावर 6 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x रेज़ टू पावर 7 आएगा।
अब फाइनली हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 1 -5x और 2x सब्ट्रैक्ट कर ले तो आ जाता है -3x और इस तरह ये 10x स्क्वायर इस 10x स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पे देखिए -10x क्यूब और ये -10x क्यूब ये बन जाएगा -20x क्यूब और यहाँ पे पॉजिटिव 20x क्यूब है, जिसका मतलब है x क्यूब की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है और यहाँ पे 2x स्क्वायर भी बच गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं और ये 0x क्यूब को बाद में लिख लेते हैं। और यहाँ पे है -20x रेज़ टू पावर 4 और ये पॉजिटिव 20x रेज़ टू पावर 4 कट गया। अब बाकी बच गया है हमारे पास 5x रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ है -x रेज़ टू पावर 5, 10x रेज़ टू पावर 5, -20x रेज़ टू पावर 5। सिंप्लीफाई कर ले तो आता है -11x रेज़ टू पावर 5 और फाइनली -2x रेज़ टू पावर 6 और 10x रेज़ टू पावर 6। ये बन जाएगा हमारे पास 8x रेज़ टू पावर 6 और लास्ट पे बचता है -2x रेज़ टू पावर 7 और बाकी सारे हमारे हो गए हैं। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। जस्ट टेक अ व्यू। नो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। अगर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये नहीं करना कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनकी पावर ले लें और उसका आंसर निकाल लें। याद रखें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, तो इसका मतलब है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से बाइनोमियल थ्योरम की तरह एक्सपैंड करना है और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। लेकिन अगर आपको MCQ के तौर पर दे दिया जाए तो फिर बेशक आप कैलकुलेटर के ज़रिए इनके आंसर निकाल कर आप अपनी चॉइस को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक्शन बी में दिया गया है तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करना है। और आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह से 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ पर आपके लिए हिंट है कि आप इसको तो ईजिली 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको अगर लिखें 1 + 0.01, ठीक है, इनको ऐड करें तो ऑब्वियसली यही आंसर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी जो पहली टर्म है वो 1 है, तो हम इसको भी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसकी पहली टर्म भी 1 हो। तो अगर आप इसमें से आप लिखें 1 - 0.01 तो ऑब्वियसली 0.99 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन पर हम इजीली बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब हमने क्या किया है, एक टर्म को 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दी, इसी तरह से इस टर्म को 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, इस तरह से लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म जो है वो नेगेटिव है, इसमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। जब भी आपके पास इस तरह से टर्म्स आ जाए कि दरम्यान में माइनस साइन हो तो कोशिश करें उस माइनस साइन को ब्रैकेट में इंक्लोज कर दें ताकि आपके लिए बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना इजी हो जाए। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, उसकी पावर 3 है, तो हम लिखेंगे 3 0 1 रेज़ टू पावर 3 और -0.01 रेज़ टू पावर 0। फिर हम लिखेंगे 3 1 1 रेज़ टू पावर 2 -0.01 रेज़ टू पावर 1। फिर हम लिखेंगे 3 2 1 रेज़ टू पावर 1 -0.01 रेज़ टू पावर 2 और फिर लिखेंगे हम 3 3 1 रेज़ टू पावर 0 -0.01 रेज़ टू पावर 3। अब दरम्यान में प्लस का साइन, अब हम इस टर्म पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं और फिर इसी तरह से हमने इस पर भी, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो फिर हमने 4C0 4C1 और 4C2 के साथ 4C3 4C4 के साथ ये वाले तमाम टर्म्स ओपन कर लिए। अब सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, पहली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3C0 का मतलब है 1 और फिर 1 रेज़ टू पावर 3 भी 1 ही हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्योंकि इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3C1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पे देखिए -0.01 की पावर 1 है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, जिसने फाइनली इस पॉजिटिव साइन को कन्वर्ट कर देना है नेगेटिव साइन में। और अब ये 1 स्क्वायर 1 की वैल्यू रह जाएगी और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 पॉजिटिव 0.01 क्योंकि इसका माइनस ऑलरेडी इस पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट कर चुका है। अब यहाँ पे 3C2 की वैल्यू अगेन 3 आ जाएगी, 1 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 स्क्वायर।
3c3 की वैल्यू आ जाती है 1, 1 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू भी 1 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 आती है, और ये माइनस रहेगा साथ और 0.01 की पावर 3। अब ये माइनस इस पॉजिटिव को माइनस कर देगा, तो ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से दरमियान में प्लस साइन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4c 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 आ गई, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई क्योंकि इसके ऊपर पावर 0 है। 4c 1 की वैल्यू 4 आएगी, 1 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू भी 1 आएगी, और 0.01 तो ऑलरेडी 1 पावर के साथ है। 4c 2 की वैल्यू 6 आएगी, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और इसी तरह से 0.01 स्क्वायर। 4c 3 की वैल्यू 4 आएगी, 1 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, और साथ 0.01 रेज़ टू पावर 3। 4c 4 की वैल्यू 1 आएगी, और 1 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, और 0.01 रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 0.01, इसको सिंप्लीफाई करें तो +3 0.01 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो -0.01 क्यूब। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अगेन, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 0.01, इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 इंटू 0.01 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 0.01 क्यूब, और लास्ट पे ये आ जाएगा 0.01 रेज़ टू पावर 4। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए, ये है 1 और एक ये 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 बन जाएगा। ये 3 टाइम्स 0.01 है, और ये 4 टाइम्स 0.01 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 1 टाइम्स 0.01 रह जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल चीज़ लग रही है तो आप कैलकुलेटर से इजीली इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल सबको सिंप्लीफाई कर लें। अदरवाइज़ ये समझ लें कि मैं -3a है और ये 4a है, तो 4a में से -3a निकालें तो 1a बच जाता है। और उसी तरह से ये भी लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म है, तो 6 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो 9 टाइम्स 0.01 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। और आगे ये देखें 4 टाइम्स 0.01 की पावर 3, और ये 1 टाइम्स 0.01 की पावर 3 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 टाइम्स 0.01 की पावर 3 रह जाएगा, और लास्ट पे ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ नहीं है। अब हमने इनको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आ गई है, एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस स्टेप की समझ नहीं आई तो यहाँ पर ही सारा कुछ कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्ट ये वाला आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, जस्ट टेक ए व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। इस तरह से हमारी ये बन गई फर्स्ट टर्म और ये बन गई सेकंड टर्म, ठीक है। माइनस साइन हमने सेकंड टर्म के साथ लगा लिया है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस वाली ब्रैकेट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो चुका है। अब दरम्यान में उसी तरह से प्लस का साइन लगाएंगे और अब हम इस वाली ब्रैकेट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तमाम टर्म्स वैसी की वैसी हो जाएंगी, बस ये फ़र्क है कि ऊपर वाली ब्रैकेट के ऊपर जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था तो ये सेकंड टर्म के साथ माइनस साइन आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने इस ब्रैकेट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है तो दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब सबसे पहले पहली वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो 4c 0 की वैल्यू 1 आती है, 2 रेज़ टू पावर 4 और x रेज़ टू पावर 4। अब इसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली 1 आएगी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4c 1 की वैल्यू 4 आएगी, 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर x रेज़ टू पावर 3 और साथ आएगा -x/4। अब ये माइनस साइन इस पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। अब 4c 2 की वैल्यू आती है 6 और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, और ये क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए माइनस भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, x स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर। अब ये वाली टर्म देख लेते हैं। 4c 3 की वैल्यू आ जाएगी 4
और साथ आएगा 2/x, मगर ये माइनस साइन एज इट इज़ ही रहेगा। ये आ जाएगा -x3/4 और फाइनली ये माइनस इस पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट पे 4c4 की वैल्यू 1 होती है। अब इस टर्म में क्योंकि पावर 0 है तो 1 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे माइनस के ऊपर 4 पावर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो फाइनली बन जाएगा x⁴ और 4⁴। ये तो जनाब पहली ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब हमने सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो भी यही टर्म आएगी 2⁴ और x⁴। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगी मगर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। इसलिए बाकी सारी टर्म्स वही वाली आएंगी, ठीक है, जो ये वाली हैं। ऊपर वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। सिर्फ ये होगा कि इन तमाम टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा, जबकि ऊपर एक टर्म के साथ पॉजिटिव साइन था और एक टर्म के साथ नेगेटिव साइन था, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में तमाम टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। चलें जी, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 2⁴ और x⁴, और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए ये वाली टर्म सेम है मगर एक के साथ नेगेटिव साइन और दूसरे के साथ पॉजिटिव, तो ये कट जाएगी। इसी तरह से ये टर्म्स भी आपस में कट जाएंगी। अब जो टर्म्स हमारे पास बाकी बच गई हैं वो हैं एक ये वाली और एक ये वाली, इसी तरह से ये वाली और ये वाली, और फिर ये वाली और ये वाली। अब सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम है x⁴ और ऊपर जो है, क्योंकि दोनों के नीचे x⁴ है तो इस तरह से 2⁴ जिसकी वैल्यू 16 बनती है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 16 बनती है, ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हम ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए x² से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 6 × 2 × 4 ओवर 16, और यहाँ पे भी बन जाएगा 6 × 2 × 4 ओवर 16 प्लस, अब इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम है 4⁴, तो 4⁴ की वैल्यू है 256, और अब ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएंगी। इनका भी एलसीएम यही ले लेते हैं। 16 इसका एलसीएम बन रहा है तो न्यूमिनेटर में है 6 × 4 = 24, तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 24 48/16, और ये आ जाएगा 2x⁴ ओवर 256। इनको ये 2 टाइम्स है, इनको ऐड कर लेंगे, सेम टर्म्स है। 1x⁴ प्लस 1x⁴, ये बन जाता है 2 टाइम्स x⁴। ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइनली ये भी कट जाएगा और 128 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू आती है 32 ओवर x⁴, 3 प्लस x⁴ ओवर 128, एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 में सेकंड टर्म में क्योंकि माइनस साइन था तो उसको मैंने इस तरह से लिख लिया ताकि आप आसानी से इसको बायनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट कर सकें। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म होगी और सेकंड टर्म, इसके ऊपर हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। पावर है इसकी 4। अकॉर्डिंग टू दी बायनोमियल थ्योरम मैंने कोफिशिएंट्स के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अभी पावर नहीं लिखी, पावर मैं अभी लिखती हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो। अब ये फर्स्ट टर्म है तो इसकी पावर 4 से स्टार्ट होगी और फिर कम होती जाएगी 4 3 2 1 और फाइनली 0। और ये सेकेंड टर्म है, इसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 एंड फाइनली ये 4 तक पहुँचेगी। और उसी तरह से मैंने सेकंड ब्रैकेट को भी इसी तरह से एक्सपेंड किया है बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली। इसकी पावर भी 4 थी, बस ये फ़र्क है कि पहली ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में ये फ़र्क है कि इसमें सेकंड टर्म के साथ माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। 4c 0 की वैल्यू 1 आती है। a स्क्वायर की पावर 4 है तो a 8 और इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो a⁻8 ही रहेगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4c1 की वैल्यू 4 आएगी
2 3 ज़ा 6 ए रेज़ टू पावर 6 और साथ आएगी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1। अब 4c2 की वैल्यू आती है 6 ए 2 पावर 2 यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी ए 2 to 4 और साथ आएगी वैल्यू, ये कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अंडर रूट इस स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 4c3 की वैल्यू आ जाती है 4। अब ए स्क्वायर की पावर 1 है तो फिर ए स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट के साथ ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 ही रहेगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। अब लास्ट टर्म को देख लीजिए, 4c4 की वैल्यू 1 आती है। अब ए स्क्वायर की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा और लास्ट पे ये वैल्यू रह जाती है ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। इनको मल्टीप्लाई करें तो यही रह जाती है वैल्यू। अब तो ये तो जनाब आ गई हमारे पास पहली ब्रैकेट की वैल्यू, यानी कि इन तमाम टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब जब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यूज सारी यही आएंगी, बस पहली पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी, फिर ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो फिर हम माइनस साइन लगाते हैं और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट लिखते हैं। अब सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर थर्ड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और फिर लास्ट पे फोर्थ पॉजिटिव आएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर माइनस के ऊपर 0 है तो ये 1 रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे माइनस के ऊपर 1 वैल्यू है तो ये माइनस इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे माइनस के ऊपर स्केयर है तो ऑब्वियसली माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगी। और यहाँ पर देखिए माइनस के ऊपर क्यूब है तो इसलिए ये माइनस टर्म हो जाएगी और इस पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट करेगी। और लास्ट टर्म के ऊपर पावर 4 है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगी। और क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम हैं इस वजह से वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस साइन की वजह से इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दिए। अब ये देखिए ये टर्म्स कट गई हैं, इसके अलावा ये टर्म्स कट गई हैं और लास्ट पे ये वाली टर्म कट गई है। अब ये देखिए 4 टाइम्स ये वाली टर्म और 4 टाइम्स ये वाली टर्म, ये सेम टर्म्स हैं तो ऐड करेंगे। जैसे आपके पास 4a स्क्वायर हो फिर 4a स्क्वायर हो, जब वो ऐड हो रहे हो तो उनकी कोफिशिएंट ऐड होते हैं। अगर लाइक टर्म्स हो, ठीक है, तो फिर उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, फिर आप लिखेंगे 8a स्क्वायर। इसी तरह से ये 4 टाइम्स ये वाली टर्म और 4 टाइम्स ये वाली टर्म, ये सेम टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 टाइम्स a रेज़ टू पावर 6 एंड a स्क्वायर माइनस 1। और उसी तरह से 4 टाइम्स ये वाली टर्म और 4 टाइम्स ये वाली टर्म, यानी कि दोनों टर्म सेम हैं तो फिर इनको भी हम ऐड करेंगे। 4 4 ज़ा 8, 8 टाइम्स a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 3। और यही इसका आंसर है, इसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ आंसर, जस्ट टेक ए व्यू।